स्टूडेंट देखिए, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आज का टॉपिक है बैंकिंग लेजिस्लेशन। देखिए, बैंकिंग लेजिस्लेशन क्या है, थोड़ा और इसमें थोड़े परिवर्तन भी हुए, यानी कुछ चेंजेस भी हुए हैं। देखिए, देश में कुछ जो सहकारी बैंक हैं और कॉमर्शियल बैंकों की एक तरीके से खराबी हालत को देखते हुए सरकार ने हर संभव उपाय कर रही है और इस डायरेक्शन में काम करते हुए जितनी भी गवर्नमेंट बैंकिंग लेजिस्लेशन हैं उनमें 1949 में परिवर्तन करने के लिए एक अध्यादेश पास किया गया है। जो 1949 का पूरा बैंकिंग अधिनियम बना हुआ है उसमें भी चेंजेस करने के लिए कुछ एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके कारण भारत के बैंकिंग क्षेत्र का एक तरीके से कहा जाए तो उनका नक्शा ही बदल जाएगा। स्टूडेंट, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने जो सभी शहरी सरकारी बैंकों और जो स्टेट लेवल की सरकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने के लिए एक तरीके से बैंकिंग लेजिस्लेशन का जो अध्यादेश है 2020 को, यानी 27 जून को उसकी पूरी मंजूरी दे दी थी। 27 जून को अब अध्यादेश पारित होने के बाद सभी बैंकों को कोऑपरेटिव रिजर्व बैंक की निगरानी में आ जाएंगे, जिससे जमाकर्ता के हितों की रक्षा ठीक ढंग से की जा सकेगी। बैंकिंग लेजिस्लेशन एक्ट 1949 क्या है, इसके बारे में देखिए। बैंकिंग लेजिस्लेशन एक्ट 1949 में भारत में एक कानून है जो भारत के सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। इससे बैंकिंग लेजिस्लेशन 1949 के रूप में पारित किया गया है। ये एक तरीके से 16 मार्च 1949 को लागू हुआ और 1 मार्च 1966 से बैंकिंग लेजिस्लेशन 1949 में पूरा बदल गया। इस अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को बैंकों को लाइसेंस देने की शक्ति देता है। जो भी इसके शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर एंड जो वोटिंग अधिकार का नियमन रखते हैं, उनकी प्रबंधन की नियुक्ति करना होता है। अब जो बैंकिंग अधिनियम 1949 है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो बैंकिंग लेजिस्लेशन 2020 के तहत किए गए हैं। एक तरीके से दो समितियों पर लागू नहीं होगा, एक तो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर और सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा, जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि के लिए हो। स्टूडेंट, इसके बाद देखिए इसकी पूरी मीनिंग को देख लेते हैं। बैंक्स डील substantially in other people money and in non-judicious use of these funds or their misappropriation in any manner can have very serious repercussions. The failure of some Indian banks in the earlier part of the 20th century, 87 banks during 1913, 1917 and another 373 banks during 1922 or 1932 and completely shattered public confidence in banks. More recently, जैसे कि legislation was thus extremely important for twin purpose of protecting the interests of depositors, जो भी जमा करता है, शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर्स, एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग of monetary and financial system.
यानी जो भी जमा करता है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनका बैंकिंग सेक्टर पर जो भी पैसा जमा किया है उनका विश्वास और अच्छा हो सके और जो भी उनकी मनी है उसको सेफ रखा जा सके, जिससे किसी भी धोखाधड़ी से बचा जा सके। In view of the important role banks play and by their branch network and woven into the social and economic fabric of the nation, there is a vital need of regulating the sector. A strong need felt a central bank as well as centralized organized banking system for a money market as well as need to guard the interest of stockholder and depositor. RBI Act was passed in 1934 for performing the role of central bank. Banking Regulation Act was passed in 1949 for regulation of banking in India. यानी कि बैंकिंग जो अधिनियम है वो 1949 में उसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन पारित किए गए। अब स्टूडेंट जो बैंकिंग लेजिस्लेशन है, बैंकिंग अधिनियम है, वो एक तो RBI एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत है। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, उसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बैंक्स, they are opening up to their binding up. The regulation do not apply uniformly to all banks and their applicability is dependent on the constitution of the institution, that is whether it is a statutory corporation, a banking company or a cooperative society. The Reserve Bank of India Act 1934 does not directly deal with the regulation of the banking system but obligates the scheduled banks to keep reserve with the bank. Reserve with the bank so that it can regulate the credit system and ensure monetary stability of the banks. The Act provides for direct discount when a special occasion arises, making it necessary or expedient for the purpose of the regulating credit in the interest of trade, industry and agriculture. स्टूडेंट देखिए अब इसके कुछ स्कीम्स हैं, स्कीम ऑफ द एक्ट। देखिए RBI एक्ट कंसिस्ट ऑफ 5 chapters and 5 schedule. A brief outlines of these chapters are discussed, followed by the summary of main provision act. जैसे preliminary, it gives a short title, extent and commencement as well as some definition. The act may be called the Reserve Bank of India Act 1934 and extends to the whole of India. It will come into force at once and remaining provision will come to force on such date and notified in the official gazette in India. Number 2, incorporation, capital management and business. It encompasses the establishment of incorporation of the bank, provision regarding share capital, offices, branches and agencies, as well as the composition, function and meeting of its central board, local board, as well as terms like disqualification, removal, etc. of directors. Number 3, central banking functions. This chapter outlines banks' obligation and right to transact government business, right to issue bank note, their dominations from as well as reissue, recovery and issue of special bank notes. इसमें नंबर 4 आता है
Number 4, collection and furnishing of credit information. It means provision regarding the power of the bank to collect credit information, procedure for furnishing information, and prohibited information are outlined this chapter. Number 5, provision relating to non-banking institutions receiving deposits and financial institutions. State Bank or its subsidiaries or a banking company as defined in the Section 5 of Banking Regulation Act 1949. Number 6, prohibition of the acceptance of deposits by unincorporated bodies. This chapter specifies the deposits which are not to be accepted in certain cases and lays down power to issue such warrants. Number 7, regulation of transaction in derivatives money market instrument on securities or securities. It gives the definition of derivatives, money market instrument, repo and securities, as well as specified transaction in derivative. General provision. This chapter gives general provision regarding contribution of central government to reserve funds, national, rural, industrial, and housing credit, appointment powers and duties of auditors, exemption of bank from income tax and super tax deregulation. Next, student, penalties. This chapter lays down penalties for any person, directors, auditor, and company whoever makes a wrong statement willfully, whether in any application, declaration, return, advertisement, बुक अकाउंट, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा. स्टूडेंट, आज इसके जो मेन प्रोविजंस थे, इसकी स्कीम ऑफ द एक्ट, इसके बारे में डिस्कस किया. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में. थैंक यू स्टूडेंट.